Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, गोल्ड इंस्टीट्यूट। हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं स्पॉट टेस्ट का 05 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, इन अ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल द मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर म्यू ई एंड म्यू एच रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मोबिलिटी जो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है होल्स से। मोबिलिटी ऑफ जो है वो डिपेंड करता है मास पे, इफेक्टिव मास पे, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव मास के, है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है वो कम होता है और मोबिलिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दैन मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। दूसरा, the magnitude of saturation photoelectric current depends on। फोटोइलेक्ट्रिक करंट पूछा जा रहा है, सैचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन, आपको पता होना चाहिए किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे नहीं, वर्क फंक्शन पे नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सॉरी 2 का। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द वोल्टेज अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विल रिप्रेजेंट द करंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे ईएमएफ का ग्राफ दे रखा है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है ना, हमें पता है। और ये क्या है, ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, है ना। और हमसे पूछ रहा है कि करंट का कौन सा होगा, तो करंट आई क्या हो जाएगा जी, करंट आई हो जाएगा आई नॉट कॉस पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है, तो ओमेगा टी, और वोल्टेज इसमें लीड करता है तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और सही ग्राफ हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का कौन सा है, 3 ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए 4 देखते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्शन वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या कंजर्व होता है, तो मास ओनली गलत बात है, एनर्जी ओनली गलत बात है, मोमेंटम ओनली, मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन बोला जाए तो ये भी गलत ही है, क्योंकि मोमेंटम के साथ साथ यहाँ पे क्या क्या कंजर्व होगा, यहाँ पे मास और एनर्जी साथ में कंजर्व होगा, इंडिविजुअली नहीं। सिर्फ मास बोलेगा कंजर्व है तो नहीं, सिर्फ एनर्जी कंजर्व है तो नहीं, मास और एनर्जी साथ में कंजर्व होगा। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, एंड मोमेंटम, है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ कन्वेक्स लेंस produces a real image n times the size of object. What will be the distance of the object from the lens? ध्यान से देखिए किसका बात कर रहा है, लेंस का बात कर रहा है। और लेंस का मैग्निफिकेशन m दे रखा है, और मैग्निफिकेशन कितना है जी, रियल इमेज n टाइम्स। रियल इमेज है तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो m इक्वल टू हो जाएगा -n। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब m का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेंस का होता है f अपॉन एफ प्लस यू, तो f अपॉन एफ प्लस यू इक्वल टू हो जाएगा -n। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा f इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ माइनस ऑफ एन यू। ठीक है, तो f प्लस, इसको इस तरफ ले जाते हैं बच्चे, तो f प्लस एन एफ इक्वल टू माइनस ऑफ एन यू, और f कॉमन हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस ऑफ एन यू, और यू इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एन इंटू एफ
अपॉन n। क्लियर है? सही ऑप्शन देख लेते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, माइनस में तो यू तो माइनस में होता ही है। क्लियर है? तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? 4 इक्वल चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a। वर्क डन इन रिमूविंग अ चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम इट्स सेंटर टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड दे रखा है 2a। साइड कितना है? 2a। और हर एक कॉर्नर पे चार्ज कितना है? q। यहाँ पे भी q, यहाँ पे भी q और यहाँ पे भी q। ठीक है, ये हो गया इधर सेंटर। और बोला जा रहा है कि सेंटर पे एक चार्ज है माइनस क्यू, है ना। अब इसको रिमूव करना है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले तो यहाँ का पोटेंशियल लिख लेते हैं। V ये सेंटर है, तो पोटेंशियल एट सेंटर लिखेंगे तो हो जाएगा, एक की वजह से पोटेंशियल लिख देते हैं, ऐसे ऐसे 4 हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, और एक की वजह से लिखेंगे तो हो जाएगा KQ अपॉन ए 2 है बच्चे, ए वाला डिस्टेंस हो जाएगा √2a, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगा √2a। कितना हो जाएगा? √2a। ठीक। और इसको यहाँ पे एक चार्ज है ना, माइनस क्यू। अब इसको रिमूव करना है, कहाँ ले जाना है? इन्फिनिटी तक। तो v इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0, है ना। अब हमें लिखना है वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाता है? वर्क डन हो जाता है q इंटू डेल्टा वी। तो q तो नेगेटिव है तो माइनस क्यू, और डेल्टा वी लिखेंगे तो v इन्फिनिटी माइनस vc। क्लियर है? अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू, है ना, और v इन्फिनिटी तो हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 4kq अपॉन √2a। तो ये आ जाएगा 4kq अपॉन √2a। देख लीजिए। अब इसको k को आप 1/4πε0 लिख सकते हैं, है ना। तो 4q k लिख दिया अपॉन √2a। 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा q इंटू क्यू अपॉन √2πε0a। क्लियर है? तो q इंटू क्यू अपॉन √2πε0 इंटू a। ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। क्या बोला जा रहा है इसमें? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक स्लिट को अगर क्लोज कर देंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। सही बात है। स्टेटमेंट 2, इंटरफेरेंस अकर ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट्स वेव्स फ्रॉम द 2 कोहेरेंट सोर्स। ये भी सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। लॉजिक गेट का है, देख लीजिए। नेम द गेट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सर्किट। इसमें क्या है? ए हो गया और ए बी हो गया। तो और गेट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ए प्लस बी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंड गेट है, एंड गेट है तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू बी। ठीक है। और फिर अगेन एंड गेट है, तो अगेन एंड गेट है तो बाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी।
है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए बी प्लस ए बी, ए स्क्वायर ए ही हो जाएगा, बी स्क्वायर बी ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको ए बी ही मिलने वाला है, दैट इज एंड गेट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड गेट। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 3 identical bar magnets each of magnetic moment 2m are placed in the form of an equilateral triangle as shown in figure। देखिए हर एक का 2m है। अब मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। ध्यान से देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट, ध्यान से देखिए एंगल कितना है बच्चे, 60 डिग्री है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका भी 2m, इसका भी 2m। जब दो वेक्टर 60 डिग्री पे एक्ट करता है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, इन दोनों का नेट, और 60 डिग्री पे होता है तो नेट हो जाता है √3 टाइम्स, तो √3 इंटू 2m हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बदले में इसको ले लेते हैं और एक ए बच गया, तो एक 2m इधर बचा, है ना, और एक इस तरफ आ गया कितना, 2√3m। हमसे नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो m नेट हो जाएगा √2√3m का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर। तो ये 4 और 3 ये हो जाएगा 12m स्क्वायर, और प्लस इसके इधर हो जाएगा 4m स्क्वायर, √16m स्क्वायर, और हो जाएगा 4m। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। Current flows through a metallic conductor whose area of cross section decreases in the direction of current if B move in the direction of current। क्या बोला जा रहा है, देखिए कि एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। करंट फ्लोज थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है। इफ बी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कैरियर डेंसिटी क्या होगा, द करंट विल, करंट का पे क्या होगा। तो चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वी होता है बेटा I/NEA, है ना। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, नंबर ऑफ डेंसिटी, चार्ज कैरियर डेंसिटी भी कांस्टेंट ही रहता है। तो वी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो अगर ए घट रहा है तो वी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ए घटेगा तो बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। The angle of prism is 60 degree and its refractive index is 1.6. The angle of minimum deviation suffered by a ray of light in passing through it is। देखिए क्या क्या दे रखा है हमें, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है सवाल में 60 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.6, और हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम। अब देखो हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इन दोनों को देख के आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। क्लियर है। तो म्यू का वैल्यू है 1.6, साइन ए कितना है 60,
प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 हो जाएगा 60 अपॉन 2 30 डिग्री। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ से आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू साइन 30, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 0.8 या बोल सकते हो 4/5 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब साइन 4/5 होता है 53 डिग्री पे। कितने पे होता है? 53 डिग्री पे। तो आ गया 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इक्वल टू 53 डिग्री, है ना? तो 60 प्लस डेल्टा मिनिमम 53 इंटू 2 हो गया, और हो गया 60 प्लस डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 106 डिग्री। डेल्टा मिनिमम हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा मिनिमम आ जाएगा 106 माइनस 60 46 डिग्री सेल्सियस। अब 46 डिग्री सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 12 नंबर। The radius of hydrogen atom in its ground state is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. After collision with an electron, it is found to have a radius of 47.7 into 10 to the power minus 11 meter. What is the principal quantum number n of the final state of the atom? अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि R जो होता है वो होता है R नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस है वो कितना है, यानी कि एन का वैल्यू जब 1 हो जाएगा, तो जेड तो 1 है ही, हाइड्रोजन एटम का बात कर रहा है, तो जेड 1 और एन 1, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट, जो कि दे रखा है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि जब रेडियस उसका हो गया आर, तो आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर हो जाएगा आर अपॉन आर नॉट, और आर आया 47.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और आर नॉट है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। काटेंगे तो आएगा 9। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? √9, दैट इज 3। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक and magnetic field are 150 volt magnetizing field are 150 volt per meter and 0.46 ampere per meter. The maximum energy flow हो जाता है S इक्वल टू E इंटू एच। ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 150 और मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रखा है 0.46। सॉल्व करेंगे तो आएगा 59 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और 13 का हो जाएगा आंसर 469 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए बी एंड सी रिप्रेजेंट लेंथ। ए बी सी सबका डायमेंशन क्या है? एल। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा, तो देखिए इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा? एल। इसका डायमेंशन हो जाएगा वॉल्यूम। ए बी अपॉन सी, देखो सब लेंथ है, तो लेंथ का गया, लेंथ बचा, इसका भी डायमेंशन लेंथ, और ए बी लेंथ अपॉन लेंथ है, डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन। 2 ऑफ देम हैव डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो पहला इसका भी लेंथ का डायमेंशन है, इसका भी लेंथ का डायमेंशन है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है। 1 ऑफ देम हैज डायमेंशन ऑफ एरिया, यहाँ कोई भी हमें नहीं दिखा जिसमें एरिया का डायमेंशन हो।
वन ऑफ देम हैज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, एक हमें दिखा है और ये दूसरा है जिसमें वॉल्यूम का डायमेंशन है, ठीक है। तीसरा, नन ऑफ देम हैज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, गलत हो गया। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 एंड 3, तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा है। 1 एंड 3 है ऑप्शन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए 15 के अंदर क्या है, द वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पॉजिटिव, ग्रेविटी फोर्स वर्क कर रहा होगा कैसा, पॉजिटिव। देन काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो डेल्टा यू, है ना, क्या आएगा, अगर ये पॉजिटिव है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा। डेल्टा यू नेगेटिव होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट जा रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया फोर्थ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, a particle moves such that its acceleration is given by a equal to minus b square x, the period of oscillation, time period of oscillation हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है, क्या दे रखा है हमारे पास, हमारे पास है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस बी स्क्वायर एक्स, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है SHM में बच्चे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी स्क्वायर के बराबर है, ओमेगा हो गया बी, और ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाई टी इक्वल टू बी, टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई बी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। A massive ball moving with the speed v collide with a stationary tiny ball having mass very much smaller than the mass of the first ball. The collision is elastic, then immediately after impact the second ball will move with the speed approximately. देखो एक हेवी है मासिव बॉल जो कि मूव कर रहा है विद स्पीड v से। तो जब मासिव ऑब्जेक्ट होता है ना, और वो कितने स्पीड से, v से, और एक छोटा सा बॉल है टाइनी, मतलब इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा रहा होगा, वो रेस्ट में है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मासिव पे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, है ना। हमने देखा है बहुत ज़्यादा मास है तो इसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं होने वाला है ना। और m का मास हमें नहीं पता, मान लेते हैं इसका मास हो गया v डैश, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन, दिस इज द सिचुएशन आफ्टर कोलिजन। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसा कोलिजन है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि इलास्टिक कोलिजन है। कैसा है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई हो जाता है, और ई का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई का वैल्यू 1 रख दिया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी डैश माइनस वी, वी डैश माइनस वी, इसके वेलोसिटी में तो फर्क ही नहीं पड़ा। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये रेस्ट में था और ये वी से जा रहा था तो अप्रोच कर रहा था वी से, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको वी डैश मिलेगा वी प्लस वी डैट इज 2v। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। 18 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18,
The distance traveled by a particle in a time t is given by t equal to 5x square plus 4x. If v is the velocity, then acceleration will be. चलिए हमारे पास दे रखा है t equal to 5x स्क्वायर प्लस 4x, है ना. टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो dt अपॉन dt, और ये हो जाएगा 10x dx अपॉन dt प्लस 4 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. इधर हो जाएगा बेटा 1, और यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी माफ़ करना, डी एक्स अपॉन डी टी अगर कॉमन ले लें तो आएगा 10x प्लस 4, और अगर डी एक्स अपॉन डी टी लिख लें तो हो जाएगा 1 अपॉन 10x प्लस 4, और इसी को हम लोग वेलोसिटी भी बोलेंगे. ठीक है, अब एक वेलोसिटी मिल गया है, हमें लिखना है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv अपॉन dx. तो v तो मिल चुका है, v है 1 अपॉन 10x प्लस 4, है ना. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? dv अपॉन dx. तो अगर dv अपॉन dx करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, है ना, और नीचे वाले का हो जाएगा 1/x का होता है x स्क्वायर, तो हो जाएगा 10x प्लस 4 का होल स्क्वायर. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये आ जाएगा. और अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v dv अपॉन dx. क्या हो जाएगा? v dv अपॉन dx. यहाँ पे माइनस साइन एक छूट गया. 1/x का होता है 1/ax प्लस b. आपको डिफ्रेंशिएशन आता ही होगा. इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/ax प्लस b का होल स्क्वायर, और इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन सुपर मल्टीप्लाई करेंगे a. वही चीज़ अप्लाई किया हूँ तो माइनस हो गया. एक्सेलरेशन v कितना है देखो, एक्सेलरेशन लिखेंगे तो v हो जाएगा 1/10x प्लस 4, और dv अपॉन dx लिखेंगे तो माइनस 10x प्लस 4 का होल स्क्वायर. तो आया माइनस 10x 10, और नीचे 10x प्लस 4 का क्यूब, है ना. तो 1/10x प्लस 4 v है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 10 v क्यूब. सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हो गया 4. चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19. A steam is passed into 80 gram of water at 10 degrees Celsius till the temperature of the mixture becomes 80 degrees Celsius. If the latent heat of a steam is 540 calorie per gram, the mass of the mixture will be. देखिए यहाँ पे हमें नहीं पता कितना स्टीम जो है वो कंडेंस हुआ है. मान लेते हैं m मास कंडेंस हो गया स्टीम का, तो m मास अगर कंडेंस हो जाएगा तो कितना हीट मिलेगा? m इंटू 540. ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम था, लेकिन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है? 80 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब स्टीम कंडेंस ही नहीं हुआ है, वापस उसका टेम्परेचर 100 से फॉल किया है. कहाँ तक? 80 तक, मतलब 20 डिग्री से फॉल किया है. तो m स्पेसिफिक हीट हो जाएगा वाटर का 1, और कितना से फॉल किया है जी? 20 डिग्री सेल्सियस. 100 माइनस 80 20. ठीक है, अब इतना हीट रिलीज हुआ है जब m मास ऑफ स्टीम कंडेंस होके वाटर बना है 80 डिग्री सेल्सियस पे. अब ये जो हीट है उसने रिसीव किया होगा कितना? किसने? वाटर ने, जिसका मास कितना? 80 ग्राम. तो मास हो गया 80 ग्राम, स्पेसिफिक हीट हो गया 1, और डेल्टा थीटा कितना हो गया जी? कहाँ से गया, कहाँ गया है टेम्परेचर? तो 80 से 10 से 80 गया है, मतलब 70 का चेंज आया है. ठीक है, अब इधर आप देखेंगे तो हो जाएगा m, और ये हो गया 540 प्लस 20 560, और इधर हो गया 80 इंटू 70. m इक्वल टू आप देखेंगे तो आ जाएगा, ये हो गया 5600 अपॉन 560, दैट इज 10 ग्राम. 10 ग्राम स्टीम जो है वो कंडेंस हो गया. क्या हो गया?
कंडेंस हो गया। तो हमें पूछ रहा है द मास ऑफ मिक्सचर। तो जब मिक्सचर लिखोगे, मिक्सचर का मास, तो 80 ग्राम तो वाटर था और 10 ग्राम वाटर बना स्टीम कंडेंस होके, तो आंसर क्या हो जाएगा 90 ग्राम। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। A transverse wave is described by the equation y equal to y naught sin 2 pi ft minus x by lambda. The maximum particle velocity, maximum particle velocity हो जाता है ओमेगा इंटू ए। क्या हो जाता है? ओमेगा इंटू ए। और यहाँ पे अगर ओमेगा आप देखेंगे तो ओमेगा हो गया 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ, और एम्पलीट्यूड है बाई नॉट, तो इंटू वाई नॉट। ये हो गया मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, पहला। आगे फिर क्या बोल रहा है? इज इक्वल टू द 6 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। तो पहले तो वेव वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एफ है, वेवलेंथ लैम्डा है, तो एफ इंटू लैम्डा। दूसरा, तो सवाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अगर क्वेश्चन का बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो 6 टाइम्स है किसका? वेव वेलोसिटी का। यानी कि 2 पाई एफ बाई नॉट इज इक्वल टू 6 इंटू एफ इंटू लैम्डा। तो एफ से तो एफ कट गया है ना, हमसे लैम्डा का सब ऑप्शन है, लैम्डा पूछ रहा है। तो लैम्डा हो जाएगा 2 पाई बाई नॉट अपॉन 6, और बोल सकते हैं पाई बाई नॉट अपॉन 3, और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। A box with weight 40 Newton rests on a horizontal surface. A person pulls horizontally it with a force of 9 Newton and it does not move. To start its motion, a second person pulls it vertically upward. ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है? 9 न्यूटन, और 9 न्यूटन लगने से बॉक्स नहीं मूव कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.6। कितना है? 0.6। यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल, है ना। अब जब 9 न्यूटन लगाया तो नहीं चला, तो बोल रहा है कि एक दूसरा कोई एफ लगाया ऊपर तो चलने लगा। तो एफ कितना है बताओ? तो पहले तो नॉर्मल लिख लेते हैं। तो बॉक्स का मास दे रखा है बेटा 40 न्यूटन, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस एफ, और फ्रिक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू इंटू एन, दैट इज 0.6 और 40 माइनस एफ। ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब चलने के लिए जरूरी है कि 9 न्यूटन ग्रेटर होना चाहिए किससे? है ना, और स्मॉल कंडीशन है तो इक्वल कर लेते हैं। तो 0.6 40 माइनस एफ, तो ये हो गया एफ माइनस 40 माइनस एफ, 40 माइनस एफ इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको इधर डिवाइड करेंगे तो, और f इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस 15, 25 न्यूटन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22. A block of mass 24 kg is suspended through two light spring balance as shown in figure below. Then यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे 2 स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड है बोल रहा है, और दोनों कैसा है? लाइट। कैसा है? लाइट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो अगर लाइट है तो जो टेंशन यहाँ पे होगा वही टेंशन यहाँ पे होगा, वही टेंशन यहाँ पे होगा, वही टेंशन यहाँ पे होगा। हर जगह टेंशन सेम है तो हर जगह रीडिंग क्या होगा? सेम होगा। तो क्या हो जाएगा? बोथ द स्केल शोज 24 kg रीडिंग। तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। आगे देखेंगे।
22 हो गया। 23 देख लेते हैं हम लोग। A thin balloon filled with air at 57 degrees Celsius has a volume of 4 liter. If on placing it in a cooled room, its volume becomes 3.4 liter. The temperature of the room is. देखो बलून है तो बाहर का टेम्परेचर तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो अंदर का भी प्रेशर वही रहेगा, जितना जैसा बाहर प्रेशर वैसे ही बलून का के अंदर का प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो प्रेशर जब कांस्टेंट है तो V अपॉन टी कांस्टेंट हो जाएगा, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, और पहले वॉल्यूम कितना था 4, टेम्परेचर कितना था बच्चे 320 केल्विन 57 डिग्री सेल्सियस है, तो 330 हो जाएगा 330 केल्विन। ठीक है, ओके, और V2 कितना है 3.4 और टेम्परेचर T2 पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर T2 के लिए मैं सॉल्व करूँ तो T2 हो जाएगा 3.4 इंटू 330 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चे 280.5 कितना आ जाएगा 280.5। क्लियर है, और अगर इसको केल्विन में आया है ऑब्वियस सी बात है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में देखना है, डिग्री सेल्सियस है तो कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 280.5 माइनस 273, तो कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री सेल्सियस। तो 23 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल करेंगे। Find the equation of a plane progressive wave traveling along a positive x-axis having amplitude 0.02 meter, frequency 80 Hz and a speed 320 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चे, हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन लिखना है ट्रैवलिंग वेव का, जो किधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखेंगे तो हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, यह इक्वेशन हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ओमेगा है 0.02 साइन, सॉरी ए है एम्पलीट्यूड 0.02, और ओमेगा लिखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 80 इंटू टी, माइनस के लिखेंगे तो के हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा निकालना पड़ेगा, लैम्डा हो जाएगा बच्चे देख लो, लैम्डा हो जाएगा v अपॉन एफ। v दे रखा है 320 और f दे रखा है 80, तो लैम्डा हो जाएगा 4, और k लिखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा 4 और इंटू एक्स। यही इक्वेशन होगा। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेता हूँ, 0.02 साइन 160 पाई टी है ना, और माइनस पाई बाई 2x, पाई बाई 2x। अब यहाँ से आप देखेंगे तो सही ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा 160। इस फॉर्म में तो कोई है ही नहीं, पाई बाई 2x। अच्छा, यहाँ से पाई को उठा लेते हैं, बाई इक्वल टू 0.02 साइन है ना। यहाँ से देखो बच्चे 2 पाई कॉमन लेते हैं क्योंकि सब में 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई कॉमन अगर ले लें, 2 पाई अगर कॉमन ले लें तो अगर 2 पाई ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा, 2 पाई हटा दिया तो 80t, और यहाँ से 2 पाई हटा दिया तो माइनस एक्स बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा बच्चे सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है?
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, है ना, एक पॉइंट दे रखा है आर इनिशियल जो कि है 6i माइनस 3j प्लस के, और आर फाइनल दे रखा है 2j प्लस 3k। डेल्टा आर लिखेंगे तो आर एफ माइनस आर आई आ जाएगा, 2j प्लस 3k माइनस में आ जाएगा 6i माइनस 3j और प्लस k। ठीक है, तो माइनस 6i हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, 5j हो गया और प्लस 2k हो गया। ये हो गया डेल्टा आर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बच्चे वर्क डन, तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, तो एफ हो गया 2i प्लस जे प्लस 5k और डी आर है डॉट माइनस 6i प्लस 5j प्लस 2k। क्लियर है, अब इसको कर लेते हैं। तो i वाले i से माइनस 12 प्लस 5 और प्लस 10 प्लस 10, तो कितना हो गया 15 माइनस 12, 3 जूल। कितना हो गया बच्चे 3 जूल। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2, 25 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, अगला सवाल करते हैं हम लोग अब 26। A particle is rotating with constant angular acceleration on a circular track if its angular velocity changes from ओमेगा नॉट दे रखा है 30 पाई रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा टी दे रखा है 60 पाई रेडियन पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, है ना। अल्फा हो जाता है ओमेगा टी माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, तो 60 पाई माइनस 30 पाई अपॉन 10 और ये हो गया 30 अपॉन 3 पाई। अल्फा कितना हो गया बच्चे 3 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। What are the number of revolution that the particle has completed during this time? हमसे पूछ रहा है थीटा, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी 60 पाई का स्क्वायर माइनस 30 पाई का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा 3 पाई, तो हो गया 3600 पाई स्क्वायर माइनस 900 पाई स्क्वायर अपॉन 6 पाई, है ना। तो ये हो गया बच्चे 2700 पाई स्क्वायर, 6 पाई, तो पाई से पाई कट गया। अब 6 से 27, खैर छोड़िए, हमसे क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, अभी तो हमें एंगल ही पीछे मिला है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिखेंगे तो हो जाएगा जो भी थीटा है अपॉन 2 पाई, तो थीटा है 2700 पाई अपॉन 6 अपॉन 2 पाई, तो हो गया 2700 अपॉन 12, 2700 अपॉन 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 4, ठीक है। तो हो जाएगा 900 अपॉन 4, ये हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा 225। सही ऑप्शन है बच्चे 26 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। 3 bodies, a ring, a solid cylinder and solid sphere rolls down a same inclined plane without slipping. They starts from rest. The radii of bodies are identical. Which of the following bodies reach the ground with minimum velocity? मिनिमम वेलोसिटी, इंक्लाइन प्लेन की वजह से जो वेलोसिटी होता है वो होता है बेटा √2gh 1 + k² बाई r², है ना।
तो देखो मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी मिनिमम होगा। तो यहाँ पे रिंग है, रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन r होता है, डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन सॉलिड सिलेंडर का r/√2 होता है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, √2/5r होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रेडियस ऑफ गायरेशन किसका है, तो जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। तो रिंग का सबसे ज़्यादा है तो वेलोसिटी सबसे कम किसका होगा, रिंग का। तो 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे 28। इन एन एडिवेटिक चेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट इन सच अ वे दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, गलत बात है। दूसरा, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट हेंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, गलत। देयर इज फ्री ट्रांसफर ऑफ हीट एज वेल एज वेरिएशन इन टेम्परेचर, गलत। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होता है, बट द टेम्परेचर मे वेरी, ऐसा हो सकता है। क्लियर है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अ पर्सन सिटिंग फर्मली ओवर ए रोटेटिंग स्टूल हैज इट्स आर्म स्ट्रेच्ड इफ ही फोल्ड्स हिज आर्म्स हिज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, है ना। अगर एल कांस्टेंट है तो आई ओमेगा कांस्टेंट, और ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। अब आपको सोचना चाहिए, पहले वो आर्म्स को स्ट्रेच किया हुआ था, बाद में उसने फोल्ड कर लिया, तो फोल्ड करने से आई क्या हो गया होगा, आई बढ़ गया होगा। तो जब आई बढ़ जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाए, सॉरी इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड, अच्छा फोल्ड कर लिया तो आई क्या हो गया होगा, घट गया होगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज। तो 29 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट at a height 400 किलोमीटर from Earth if the radius of Earth is 6400 किलोमीटर। हाइट दे रखा है h, h कितना है बच्चे, 400 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट पूछ रहा है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो क्या हो जाता है, √(gm/r), और gm/r प्लस h भी लिखते हैं, है ना। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, gm r² डिवाइड कर देता हूं और r² मल्टीप्लाई कर देता हूं। r² से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, दोनों r² है, ठीक। तो gm/r² हो जाता है बेटा g स्मॉल g इंटू r² अपॉन r प्लस h। तो g हो गया 9.8, r हो गया 6400, है ना, और ये हो गया 6400 प्लस 400, मतलब 6800 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर नहीं है, हाँ, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा बेटा 7.68 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, 2। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31। मैच द फॉलोइंग कॉलम। ध्यान से देखिए, कॉलम 1, कॉलम 2। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा 4 ΔW P इंटू ΔV, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ΔU 0 होता है, ΔQ पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है। तो ये हो गया 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। तो 4 3
1 ऑप्शन नंबर 2। 31 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। Two parallel metal plates having charge plus Q and minus Q face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in the turpentine oil tank, the electric field between the plates. देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अगर किसी भी मीडियम में डालोगे तो हो जाएगा E0 अपॉन K, और K का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। पहले E0 था, अब K कुछ भी है तो 1 से बड़ा ही है, तो उस 1 से बड़ा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विल क्या होगा, डिक्रीज। तो 32 का ऑप्शन नंबर 3, 32 का ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है, डिक्रीजेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अ बीम ऑफ पार्टिकल विद द स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q अपॉन M दे रखा है 10⁹ कूलम पर केजी, इंटरिंग विद वेलोसिटी दे रखा है 8 × 10⁶, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ द पार्टिकल R इक्वल टू हो जाएगा mv sin थीटा अपॉन QV। भी क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, m भी परपेंडिकुलर अपॉन QV हो जाता है, तो मास m, इसको v sin थीटा, इसको Q बाई m इंटू B लिख सकते हैं, तो v है 8 × 10⁶ साइन 30 डिग्री, Q बाई m 10⁹, और B हो जाएगा 0.4। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये हो जाएगा 4 और नीचे 4 कट गया, 10⁻⁻² बचेगा मीटर, 10⁻⁻² मीटर, और इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर। क्या है जी, 1 सेंटीमीटर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ mkg सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3r वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि मिनिमम एनर्जी अर्थ है, लॉन्च अ mkg सैटेलाइट, अर्थ सरफेस पे अगर इसका एनर्जी लिखें टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी वही तो हमसे पूछ रहा है, तो टोटल एनर्जी अगर अर्थ सरफेस पे लिखें, है ना, तो वही हमसे पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -gmm/r, ये अर्थ सरफेस पे। अब इसको लॉन्च करना है एक ऑर्बिट में, तो ये टोटल एनर्जी जो ऑर्बिट का होगा वो हो जाएगा -gmm/2 r प्लस h, तो r प्लस h 3r प्लस r 4r, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या पूछ रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो लिखेंगे फाइनल कितना -gmm/8r और प्लस हो जाएगा gmm/r, एलसीएम लेंगे तो 8r हो जाएगा और हो जाएगा -gmm और प्लस 8gmm और हो जाएगा 7gmm/8r, 7gmm/8r। इसको उसके टर्म में लिखना चाहते हैं तो 7/8 gm/ नीचे r² कर दीजिए और m × r कर दीजिए, तो आ जाएगा 7/8 gr।
क्या आ जाएगा 7/8 जी और m भी रह गया, सॉरी mgr। 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी, यहाँ का एनर्जी है ना, तो यहाँ का तो जीरो ही है ना, यहाँ से हमको यहाँ भेजना है, तो इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी ये है, यहाँ पे एनर्जी ये है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। A particle moving with velocity equal to 1 meter per second is subjected to an acceleration 1.2 मीटर पर सेकेंड। देखो एक पार्टिकल है, मान लो इस तरफ मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, है ना, x में, तो इसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 1 i कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 i कैप। अब क्या बोल रहा है कि इस पे एक्सेलरेशन लगने लगा, किधर? परपेंडिकुलर में, सब्जेक्ट टू एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 सेकेंड इन डायरेक्शन एट राइट एंगल, है ना। तो एक्सेलरेशन जो है वो है 1.2, लेकिन एक इधर है जे कैप में, तो अगर एक्सेलरेशन लिखूं तो हो जाएगा 1.2 जे कैप, और टाइम 2 सेकेंड के लिए ऐसा लगा। तो हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस at। u था 1 i कैप प्लस एक्सेलरेशन हो जाएगा 1.2 जे कैप और इनटू टाइम हो जाएगा 2, तो 1 i कैप प्लस 2.4 जे कैप, ये हो गया वेलोसिटी। अब इसका जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे मॉड ऑफ v, तो आएगा √1 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, 2.4 का स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा 5.76 प्लस 1 6.76 आ जाएगा, है ना, और ये आएगा ऑलमोस्ट 2.6 के बराबर, है ना। तो 35 का ऑप्शन नंबर 3 2.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? 35 तक हो गया। आगे देखेंगे 36 नंबर। A metallic solid sphere is placed in an uniform electric field which path the lines of force following as shown in figure। यहाँ पे इनमें से कौन सा सही पाथ है? तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं करता है ना, तो कंडक्टर के अंदर तो होगा ही नहीं। यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, कंडक्टिंग सरफेस की नॉर्मल होता है, तो यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। 36 का 2 4। क्लियर है? आगे देखेंगे 37। A 150 voltmeter of internal resistance 50 किलो ओम इन सीरीज विद द हाई रेजिस्टेंस आर। एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है वोल्ट मीटर का? 50 किलो ओम, और इसमें कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस आर। ठीक है, विद द हाई रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू 150 वोल्ट का है, और एक कनेक्ट किया हुआ है 160 वोल्ट के लाइन से। द वोल्ट मीटर रीड्स 10 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग 10 वोल्ट ही दिखा रहा है, मतलब इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है? 150 वोल्ट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर पूछ रहा है। वोल्ट मीटर जब कितना रीड कर रहा है? मात्र 10 वोल्ट, है ना। तो हम लोग 10 वोल्ट रीड कर रहा है, तो इसका हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस है 50, तो आई हो जाएगा 10/50 किलो, तो 10⁻³ आई पता चल गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज 10 वोल्ट है ना, रेजिस्टेंस पता है, तो V/R कर लेंगे तो आई मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आएगा 1/5 इंटू 10⁻³ करंट, -3। हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ आर। अब यहाँ पे कितना रहा होगा? 160 वोल्ट अप्लाई किया, 10 वोल्ट इधर हुआ तो 150 इधर हुआ। तो यहाँ पे अगर मुझे आर निकालना है तो हो जाएगा V/I। V कितना है? 150, V है 150, और I लिखेंगे तो हो जाएगा 1/5 इंटू 10⁻³ और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 150 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और 75 इंटू 10⁻⁴ 750 किलो ओम।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे 37 का ऑप्शन नंबर 2 750 किलो ओम। कितना हो जाएगा 750 किलो ओम। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। असर्शन, अ चार्ज कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी, नाउ इफ इट्स प्लेट्स आर सेपरेटेड फर्दर द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर को जब आप चार्ज करेंगे और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज जो होगा उस पर कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चे, Q2/2C, है ना। और C हम लोग जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है D के। चार्ज हो गया कांस्टेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा D के, क्योंकि C नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। रीजन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू द वर्क डन इन चार्जिंग इट। बाय डेफिनेशन बेटा रीजन भी करेक्ट है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। ये अलग एक स्टेटमेंट सही है बाय डेफिनेशन, लेकिन वो पहले वाले स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उससे कोई रिलेट नहीं कर रहा है। क्लियर है। 39 क्वेश्चन नंबर 39। Two thin long conductors separated by a distance d carry a current I1 I2 in the same direction. They exert force F on each other. Now the current in one of them is increased to 3 times and its direction is reversed. The distance is also increased to 6d, the new value of force. देखो बच्चों सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। सवाल में बोला जा रहा है कि दो कंडक्टर है ना, और एक में करंट है I1 और दूसरे में है I2, ठीक। और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा और हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये पहले F था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नाउ द करेंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड, तो F2 करंट बढ़ा दिया 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 और इंटू 3, एक ही में बढ़ाया है 3 टाइम्स। डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया तो फोर्स बेटा बदल जाएगा, माइनस कर सकते हो आप, नेगेटिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। द डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज टू 6d, तो 2 पाई 6d। क्लियर है। न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स पूछ रहा है, तो देख 3 से गया, इन दोनों का रेशियो ले लो, तो F अपॉन F2 लिख रहा हूं। सब कुछ कट जाएगा बच्चे, क्या बचेगा 2 माइनस में F2 इक्वल टू माइनस F/2 आएगा। क्या आएगा, माइनस F/2। तो 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माइनस F/2। क्लियर है, आसान था सवाल था। आगे देखेंगे अगला सवाल 40। In RLC series circuit, the potential difference across each element is 30 volt. Now the value of the resistance along its tripled, then potential difference across R, L and C respectively. एक सीरीज सर्किट है RLC का, रेजिस्टेंस है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ईच एलिमेंट 30 वोल्ट, हर जगह 30 है, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, अब यहाँ भी 30, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस अलॉन इज ट्रिपल्ड, देन पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखो बच्चे, अब ये दोनों रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है तो ये रेजोनेंस में रहेगा जब तक कि फ्रीक्वेंसी करंट का चेंज नहीं हो, ठीक है। अब तुमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, अब जब रेजोनेंस में है तो इसमें जो करंट I फ्लो कर रहा है वो V अपॉन R रहा होगा, है ना।
अब नया I जो होगा वो क्या हो जाएगा, V/3R। रेजिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया, तो अगर रेजिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया तो करंट क्या हो गया, I/3। तो करंट I/3 होगा तो वोल्टेज सब ड्रॉप जो होगा सब में घट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 10 वोल्ट। इधर भी 10 वोल्ट और इधर कितना हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा, इधर तो वही रहेगा जितना तुमने अप्लाई किया है, तो वोल्टेज तो चेंज ही नहीं किया है, तो यहाँ पे 30 वोल्ट ही रहेगा। कितना रहेगा, 30 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस क्या क्रॉस वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर क्या क्रॉस वोल्टेज में चेंज आएगा। तो हो जाएगा आंसर 40 का 30, 10 और 10 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 30, 10 और 10 वोल्ट। क्लियर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर लैम्डा 5600 एंगस्ट्रॉम इज थीटा नॉट। When the same slit is illuminated by another monochromatic light, the angular width decreases by 25%. The wavelength of this light is, ध्यान से देखिएगा, angular width ओमेगा क्या हो जाता है, लैम्डा बाई ए। ठीक है, क्या है, लैम्डा बाई ए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओमेगा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 1/ओमेगा 2 हो जाएगा लैम्डा 1/λ2। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थीटा नॉट लिखा है तो थीटा नॉट भी ले सकते हैं। व्हेन द सेम स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेज। तो पहले ओमेगा था और बाद में हो गया, डिक्रीज कर गया 25% से, यानी कि 0.75 ओमेगा हो गया। पहले 5600 था, बाद में पूछ रहा है। तो लैम्डा 2 इक्वल टू हो गया 0.75 इंटू 5600। इसको 3/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, और इससे कटेगा ये कितना, 1400 और 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4200 एंगस्ट्रॉम। सही ऑप्शन हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं 42। इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल डिक्रीजेज देन। देखो ये मेटल है, यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका वेवलेंथ घट रहा है। एनर्जी जो है बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ घट रहा है मतलब फोटोन का एनर्जी बढ़ रहा है, और जब फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी भी ज़्यादा होगा, और इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का जब एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। अ सेल which has an EMF of 2 volt is connected in series with an external resistance of 12 ohm. If the potential difference across the cell is 1.5 volt, then the internal resistance of the cell is। ध्यान से देखिए सवाल को, क्या बोला गया इसके अंदर। बोला गया कि एक सेल है जिसका EMF कितना है, 2 वोल्ट, is connected in a series with an external resistance R equal to 12 ohm. If the potential difference across the cell, potential difference across the cell है ना, डेल्टा V दे रखा है 1.5 वोल्ट, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक, डेल्टा V होता है E माइनस IR। ठीक है, ठीक है, E माइनस IR। तो डेल्टा V हो गया 1.5, E हो गया 2, I हमें नहीं पता है लेकिन I हो जाएगा E जो कि 2 दे रखा है, R प्लस R, R प्लस R और इंटू R।
ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ तो और दे रखा होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चे कैपिटल आर। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2R अपॉन कैपिटल आर है 12 प्लस आर, इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया, तो ये हो गया 1/2। बाकी आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2R नहीं 2 × 2 4R इक्वल टू 12 प्लस आर, इधर आ गया तो 3R इक्वल टू 12, R इक्वल टू 12 अपॉन 3, ये आ गया 4 ओम। क्या हो गया? 4 ओम। और हमसे ये इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा था, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 43 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 2 bulbs consumes same power when operated at 300 volt and 400 volt respectively. When these bulbs are connected in series across DC source 750 volt, then ratio of power consumed across them, ratio of potential difference across them. चलिए देखते हैं। 2 बल्ब बोल रहा है कि एक 300 वोल्ट का है और एक 400 वोल्ट का है, ठीक है। सेम पावर व्हेन ऑपरेटेड, पावर दोनों का सेम है, वोल्टेज रेटिंग अलग अलग है, 300 वोल्ट है इसका और इसका 400 वोल्ट है, क्लियर है। रेस्पेक्टिवली व्हेन दीज 2 बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ डीसी सोर्स, अब 750 वोल्ट लगा दिया, डीसी सोर्स लगा दिया 750 वोल्ट का, तो बोल रहा है कि देन रेशियो ऑफ पावर, तो पावर तो दोनों में सेम ही है बच्चे, पावर क्या है दोनों के अंदर सेम है, और हम 750 वोल्ट से लगा रहे हैं, करंट दोनों में सेम जाएगा, करंट क्या जाएगा दोनों में सेम जाएगा, सीरीज में है तो करंट सेम हो जाएगा, है ना। और रेजिस्टेंस हम लोग इसके रेटिंग से लिख सकते हैं, पहले का रेजिस्टेंस लिखेंगे अगर मान लो R1, तो R1 हो जाएगा V² अपॉन P, तो 300 का स्क्वायर अपॉन P, है ना। और R2 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 400 का स्क्वायर अपॉन P, ठीक है, यही हो जाएगा। अब करंट दोनों में सेम ही जाना है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I², I तो सेम हो जाएगा, तो I²R होता है, P इक्वल टू I²R, I दोनों में सेम जा रहा है तो P इज प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं P1 अपॉन P2 क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R2, R1 कितना है बच्चे 300 का स्क्वायर अपॉन P, और R2 लिखेंगे तो हो जाएगा 400 का स्क्वायर अपॉन P, तो P कट गया और इधर आ जाएगा 9/16, तो P1 अपॉन P2 9/16 होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, रेशियो पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस देम 9/16, 44 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीरीज में है, पहले हमने रेजिस्टेंस दोनों का लिख लिया, सीरीज में है सेम करंट जाएगा तो पावर जो है प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45, अ जनरेटर एट अ यूटिलिटी कंपनी प्रोड्यूसेस 200 एम्पियर ऑफ करंट एट 6000 वोल्ट, द वोल्टेज इज स्टेप्ड अप टू this volt by ideal transformer before it sent to one high voltage transmission line, the current in the transmission line। स्टेप अप किया गया है, तो चलिए हम लोग बता सकते हैं, पावर तो कांस्टेंट होता है प्राइमरी में और सेकेंडरी में, तो क्या करेंगे 200 एम्पियर करंट 6000 वोल्ट पे भेजा गया और वोल्टेज जो है स्टेप अप किया गया, तो वोल्टेज कितना कर दिया गया 12 × 10⁵ और करंट आई, पावर तो सेम ही होगा दोनों तरफ बच्चे, तो 3 2 5 कट गया 5 12 12 12, आई इक्वल टू 1 एम्पियर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, 1 एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं, अ ग्लास ट्यूब ऑफ 1 मीटर लेंथ इज फिल्ड विथ वाटर, द वाटर कैन बी ड्रेन्ड आउट स्लोली एट द बॉटम ऑफ ट्यूब,
if a vibrating tuning fork of frequency 750 Hz is brought to the upper end of the tube and the velocity of sound is 330 meter per second, then the total number of resonance obtained will be 47. इसमें क्या होता है, क्या बोल रहा है 47 के अंदर लेंथ दे रखा है 1 मीटर, है ना। अब बच्चे एक कॉलम है, इसमें पानी भरा हुआ है, अब पानी को धीरे धीरे ड्रेन किया जा रहा है, ड्रेन करोगे तो लेंथ क्या होगा, चेंज होगा। अब ये रेजोनेंस कर रहा है एक ट्यूनिंग फॉर्क से जिसका फ्रीक्वेंसी है 750 हर्ट्ज, क्लियर है, 750 हर्ट्ज। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अगर इसका लिखेंगे तो इसका लेंथ चेंज हो रहा होगा, तो जो भी होगा लेकिन V अपॉन 4L हो जाएगा, N इंटू V अपॉन 4L, क्लियर है। अब अलग अलग लेंथ आएगा तो लेंथ अगर लिखेंगे तो L हो जाएगा NV अपॉन 4F, N V हो जाएगा 750, V हो जाएगा 330 अपॉन 4 इंटू 750, ठीक है। वो हो जाएगा N इक्वल टू 330 अपॉन 30 अपॉन 3000, तो इससे ये कट गया और ये आ गया 0.11 मीटर इंटू N इंटू N, ठीक है। कब तक होगा, इसका लेंथ कितना हो सकता है मैक्सिमम N, तो L का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो सकता है 1, है ना। और एक फर्स्ट होगा कितना पे, 0.11 पे, दूसरा कितना होगा 0.33 पे, फिर 0. बना लेते हैं तो N का वैल्यू 1 लेंगे तो हो जाएगा 0.11, N का वैल्यू 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 0.33, N का वैल्यू 5 लिखेंगे तो 0.55, N का वैल्यू 7 लेंगे तो 0.77, N का वैल्यू 9 लेंगे तो 0.99। तो कितना बार हो रहा है, 1 2 3 4 5, है ना। तो देन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4, 47 का 5, क्लियर है बच्चों, है ना। हमने लेंथ निकाल लिया, जिसमें पहला रेजोनेंस हो रहा है उसमें ऑड मल्टीप्लाई करते जाओ, उससे पता चल जाएगा आपको। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्ट्रेच वायर, ये हो जाता है तो फॉर्मूला ही है बच्चे, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, तो 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, a projectile is thrown in the upward direction making an angle of 60 degree with the horizontal direction with the velocity 160 meter per second in the time after which its inclination with the horizontal is 30 degree. A projectile is thrown in the upward direction making an angle 60 degree, है ना, with the horizontal direction with velocity of 160 meter per second, then the time after which its inclination with the horizontal is 60 degree. क्या बोला जा रहा है, देखिए एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया कितने पे, 60 पे, कितने पे 60 पे, कितना वेलोसिटी से, मान लो v से, तो क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ 160, then the time after which inclination with the horizontal its velocity becomes 30 degree, कितना टाइम के बाद, है ना। तो हमें नहीं पता, इधर मान लो कभी बन गया 30 तो वेलोसिटी हो गया v और ये 30 बन गया, तो x वाला तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो x वाला वेलोसिटी अगर आप इसका लिखोगे तो 160 मीटर पर सेकेंड है, 160 cos 60, तो हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट रहना है। हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकेंड। अब चेंज जो आना है वो वर्टिकल में ही आना है, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका 160 साइन 60, तो 180√3, है ना। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है टाइम t के बाद हो जाएगा 80√3 माइनस 10t gt, है ना।
और हॉरिजॉन्टल वाला तो वही रहेगा 80। अब tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा VT/VTX, मतलब बाई वाला और x वाला। तो 30 डिग्री बना रहा है, तो 30 डिग्री बना रहा है तो 1/√3 हो जाएगा। वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो गया 80√3 माइनस 10t/80। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लीजिए इसको, तो इधर हो जाएगा 80 इंटू 3 माइनस 10√3 इंटू टी। ठीक है, अब इसको इधर कर लेते हैं 10√3t 240 माइनस 80 और t इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस 80/10√3, है ना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 240 माइनस 80 करोगे तो 160 हो जाएगा और 10√3 तो 16/√3, तो 16/√3 √3 होता है 1.7, तो 10 तो नहीं होगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा, तो 49 का 1 होना चाहिए, 9.43। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। Two coils A and B having turns 600 and 900 respectively are placed near each other. On passing a current of 1.5 ampere in A, the flux linked with A is 1.6 into 10 to the power minus 3 Weber and with V is 7.5 into 10 to the power minus 3 Weber. The mutual inductance of the system is। फाई क्या हो जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, M इक्वल टू होता है phi2/I1, है ना। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, दो है, कोयल ए है 600 टन और बी है 900 टन और दोनों आसपास में रखा हुआ है और करंट जो है एक में 1.5 एम्पियर ए में फ्लो कर रहा है और फ्लक्स लिंक्ड विद ए इज इतना एंड बी में हमें फ्लक्स लिखना पड़ेगा, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और पहला का करंट लिखना पड़ेगा, पहले का करंट है 1.5, तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 5 मिली हेनरी, phi2/I1। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन हो गया बच्चा ऑप्शन नंबर 1, 5 मिली हेनरी। क्लियर है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।